पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने पर बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाते रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। पता है कैसे संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन निशा कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। और जब खाना परोसने का वक्त होता तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है। मेरे हाथ में बहुत गंदगी है, मुझे इसे अच्छे से धोना होगा। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर तुमने कुछ देख लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख लेती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बताती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ये सब आपके काम न करने का नतीजा है। आप कोई काम नहीं करते हैं ना, इसलिए सब आपको इस घर में बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसों की अहमियत है। मैं आज से ही किसी काम की तलाश में निकलता हूँ। राजू काम की खोज में निकल जाता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार आपने पिज्जा बनाया था तो वो बेहद लाजवाब था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल लोगों को पिज्जा बेहद पसंद है। आपका काम बहुत चलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर मेरे पास तो पिज्जा बनाने की कोई मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने की मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उससे काम करना शुरू कर दें। पूजा अपने घर से वो मशीन तो ले आती है, लेकिन राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो परेशान होकर जब घर की ओर जा रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत मायूसी छाई है। रवि के बार बार पूछने पर रवि सारी कहानी बता देता है और रवि उसे एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, मगर तुम ये भेलपुरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में भेलपुरी कौन डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सब उससे भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, मगर ये भेलपुरी वाला पिज्जा तो हम पहली बार खा रहे हैं। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी के पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर देना। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे।
ये तो सचमुच एक करिश्माई भेलपूरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा का दीवाना हो चुका है और मेरा कारोबार भी बेहतरीन चल रहा है। राजू अब हर रोज अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बात सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही वक्त पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो करिश्माई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका शौहर अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपूरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपूरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपूरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जादुई भेलपूरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपूरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसे कसता चला जाता है। अरे मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपूरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से लोगों के लिए अस्पताल और यतीम खाना खोलते हैं। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने वे में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखो रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें। इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ। मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू आइए। कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी।
अब हम क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है। मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी, देखिए लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो अच्छा है। मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है, हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया नई जगह पर और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।
एक छोटा सा बच्चा रोड पर अखबार बेच रहा होता है। उसका नाम रमन होता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वो जहाँ पर अखबार बेच रहा होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, पर रमन पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता। तभी विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रमन से कहता है, अरे बेटा, अखबार दे दो। आज की ताजा खबर क्या है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारे देश का नाम मशहूर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम किस दर्जे में तालीम लेते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, अखबार ही बेचता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया। विक्रम को ये बात बेहद बुरी लगती है। अरे मगर तुम्हारी उम्र तो तालीम लेने की है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारे इतनी छोटी उम्र में तुमसे काम करवाते हैं? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अब्बा की तो मेरे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी और मेरी अम्मी भी घर घर बर्तन धोने का काम करती है, जिससे घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम इस तरह रोड पर अखबार बेचते हो? नहीं, उन्हें नहीं पता है। वो नहीं चाहती कि मैं काम करूं, पर मैं उनका इमायत बनना चाहता हूं। वो बोल ही रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और सभी रोड के बगल की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में रमन की दुकान भी टूट जाती है। अरे चलो चलो चलो, यहाँ से खाली करो, रास्ता साफ करो, चलो। विक्रम को ये सब देखकर बेहद बुरा लगता है। वो रमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले बाकी सारे दुकानदारों के साथ साथ रमन को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने ले जाते हैं। हे भगवान, उस छोटे से बच्चे को उठा कर ले गई पुलिस। वो अपनी माँ को बिना बताए अखबार बेचता था। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भी थाने पहुंच जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। जनाब, आपने इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो बेचारे अपना कारोबार इत्मीनान से कर रहे थे। अरे ये लोग गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाकर रोड पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से जाम लग जाता है। अरे हम भी इनकी पेट पर लात नहीं मारना चाहते, पर मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। विक्रम पुलिस की बातें सुनता है और रमन की ओर देखता है और फिर वो पुलिस से कहता है, जनाब, मैं उस बच्चे की जमानत कराना चाहता हूँ। उसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो, आपकी बात ठीक है। यहाँ दस्तखत करके उसको ले जाइए, जाइए। विक्रम रमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तुझे भूख लगी है? अरे लगी ही होगी। चल चल, तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। विक्रम रमन को लेकर एक फूड प्लाजा में आता है। वो फूड प्लाजा विक्रम का ही होता है। वहाँ पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड मिलते हैं। बेटा बता, तू क्या खाएगा? अब पिज्जा खाएगा? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मेरी जमानत कराई, वही आपका एहसान है। अरे ये फूड प्लाजा मेरा ही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना हो तू अपनी मर्जी से खा ले। मैं तुझे अपना समझकर ही कह रहा हूँ। रमन को विक्रम एक पिज्जा दिलाता है। रमन उस पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और फिर रख देता है। विक्रम ये देखकर रमन से पूछता है, क्या बात है रमन, तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? तूने पहले ये कभी नहीं खाया होगा, है ना? रमन अपना सर हिलाता है, जिससे वो बताना चाह रहा होता है कि वाकई उसे वो लजीज नहीं लगा। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए खाना बनाकर रखा होगा। वो इससे कहीं ज्यादा लजीज होता है। मैं वही खाऊंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और आज से तू रास्ते पर अखबार नहीं बेचेगा। देख, तुझे कल से मेरे फूड प्लाजा पर आना है और मैं तुझे काम दूंगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विक्रम भी अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो बैठा सोच रहा होता है। वो बच्चा अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। हालात की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। उसका बचपन भी फिक्रमंदी में गुजर रहा है। ना जाने वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज वो आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अब काम ना करे।
उसे सिर्फ अच्छे से तालीम लेनी होगी। सुबह सुबह रमन विक्रम के फूड प्लाजा पर पहुंच जाता है। वो काम करने के लिए तैयार होता है। विक्रम उसे जैसे ही बोलता है कि वो उसकी तालीम कराना चाहता है तो वो कहता है, नहीं, मैं अपनी तालीम अपने दम पर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ काम करवाओगे मैं तभी आपकी मदद लूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे तू तो बहुत गैरतमंद है और ये बात बहुत अच्छी है। तो ठीक है, तो शाम को बावर्ची खाने में काम कर लेना और बचा हुआ खाना घर ले जाना, ठीक है? रमन ये मान लेता है और फूड प्लाजा पर काम करना चालू कर देता है। एक रात वो अकेले बैठकर बचा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। तभी विक्रम वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर रमन के पिज्जा पर पड़ती है। रमन, तुझे तो ये पसंद नहीं था। ये तू उसके ऊपर क्या डालकर खा रहा है? अब तुझे ये कैसी लग रही है? हाँ? ये एक कस्टमर ने ऑर्डर करके छोड़ दिया था और मेरी अम्मी ने मुझे टिफिन में तरबूज काट कर दिए थे, तो मैंने उसी तरबूज को इस पिज्जा के ऊपर डाल दिया। अब मुझे ये खाने में बेहद लजीज लग रहा है। अब ये लाजवाब हो गया है। विक्रम को रमन की ये बात बहुत ही अलग और यूनिक लगती है। उसे यहाँ एक नए तरह की पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो रात भर बैठकर उस आइडिया पर काम करता है और अगली सुबह तरबूज पिज्जा के नाम से एक नए तरह के पिज्जा का लॉन्च करता है। पिज्जा बेहद लाजवाब होता है और बहुत ही जल्द विक्रम की दुकान तरबूज पिज्जा के लिए मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग विक्रम का तरबूज पिज्जा खाने आते हैं। विक्रम इन सब का श्रेय रमन को देता है। रमन, देखो तुम्हारा स्पेशल पिज्जा लोगों में कितना मशहूर हो गया है। तुमने ही मुझे तरबूज पिज्जा बनाने का आइडिया दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिज्जा से मुझे जितनी भी आमदनी होगी वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि इसके असली हकदार तो तुम ही हो। आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है? जी भैया, ठीक है। इसके बाद रमन की तालीम भी अच्छे से हो जाती है और वो आगे चलकर जिंदगी में बेहद सफल होता है और वो अपनी अम्मी और विक्रम का नाम रोशन करता है।